नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं सोशियोलॉजी के सिलेबस के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? सोशियोलॉजी के सिलेबस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एक कमेंट बार बार आ रहा था कि सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा के सोशियोलॉजी के सिलेबस के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, वो भी जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग बताना है, या फिर आप कह सकते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। हालांकि एनईपी जो है उसका फुल फॉर्म कोई कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जैसे कि ये यूनिवर्सिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है, कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बोलती हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो आप दोनों भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं आप आगरा यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, आप किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और आपको सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, तो आपको कमेंट सेक्शन में आ जाना है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, साथ ही साथ सेमेस्टर का नाम और उसके बाद आपको सब्जेक्ट का नाम लिख करके छोड़ देना है। आपको उसका सिलेबस जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं जो कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो रहे हैं, उनके ऊपर सिलेबस बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बुलाएं, और वो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम ले रहे हैं, आपकी उसको बोल रहे हैं, 3 से 4 बार अगर एक कमेंट आ जा रहा है, एक ही कमेंट, तो उसका जो है पिकअप कर लिया जाता है तुरंत। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो ये आपका सिलेबस पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए है। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और यूनिवर्सिटी आपकी कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, विश्वविद्यालय आगरा। ठीक है, इसको आपको जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ये सिलेबस बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगा। बट दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत आती है कि सर पूरा का पूरा सिलेबस आपका इंग्लिश में दिया हुआ है। ठीक है, जो आपका सोशियोलॉजी का सिलेबस है, ये पूरा का पूरा आपका किस में दिया गया है? इंग्लिश में दिया गया है। बट हमें तो चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश का सिलेबस हम लेकर के क्या करेंगे? तो इसलिए आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको पूरा का पूरा सिलेबस हिंदी में प्रोवाइड करवाया जाएगा। आज का ये जो सिलेबस है, ये भी आपका हिंदी में ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। ध्यान दीजिए, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, बाद में कमेंट करते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं और बाद में कमेंट करते हैं कि सर बुक्स का नाम बताइए। जी भैया, बुक्स का नाम इसी सिलेबस के अंतर्गत ही बताया जाता है, बट आप आगे पीछे करके देख लेते हो, बीच में बुक्स का नाम बता देते हैं और आप पता नहीं पाते हो। ठीक है, और जो बुक्स मैं बताता हूं वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ही सजेस्ट की जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने तरफ से बताता हूं। ठीक है, यहां पर पीडीएफ में लिखा हुआ है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बोल रहे हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? सोशियोलॉजी है, भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, जो कि जुलाई अगस्त 2022 में आपका ये सिलेबस तैयार किया गया था। ठीक है, बात करते हैं किन लोगों ने मिलकर के ये सिलेबस आपका तैयार किया है। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं कि नेम यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि डॉक्टर शिखा सक्सेना जी हैं, ये प्रिंसिपल चार्ज रही हैं। किसकी रही हैं? चार्ज की इंचार्ज प्रिंसिपल रही हैं। ठीक है, बात करते हैं इनका डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी रहा है, और ये कौन सी यूनिवर्सिटी से आपकी बिलोंग कर रही हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से? तो कौन सी? श्री चित्रगुप्त पीजी कॉलेज मैनपुरी। ठीक है, मैनपुरी चित्रगुप्त पीजी कॉलेज जो मैनपुरी है, कॉलेज से ये बिलोंग करती हैं। वहाँ से इन्होंने प्रिंसिपल का कार्य, जो चार्ज होता है, प्रिंसिपल का जो चार्ज होता है, उसको संभाला था। साथ ही साथ इनके कुछ सहयोगी भी थे, जो यहाँ पर एक एक करके बताए गए हैं, लगभग 7-8 बताए गए हैं। ठीक है, बाकी आपको इससे कुछ लेना देना होता नहीं है, तो उतना हम ध्यान नहीं देंगे। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट की बात होती है हमारे लिए, क्या चीज़ें होती हैं? 2 चीज़ें होती हैं। तो पहला तो हम स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, और दूसरा हम सिलेबस के बारे में जानते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही साथ जो हमारा बोनस के तौर पे होता है, वो हमारा क्या होता है? तीसरा नंबर, जिसको हम बुक्स का नाम दे देते हैं। ठीक है, पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस तैयार किया गया है। यूनिवर्सिटी का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। ठीक है, पेपर की कोडिंग एंड क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन इसी में बताया गया है कि पेपर का कोड क्या होगा, और साथ ही साथ पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन, क्रेडिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया है कि कितने क्रेडिट्स आपको कितने नंबर पे, कौन से पेपर पे मिलने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करें तो एमए सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बताया गया है क्या? सीरियल नंबर बताया गया है। यहाँ पर नेम ऑफ डिग्री की आपको कौन सी डिग्री प्राप्त होगी अगर इसको आप पढ़ते हैं। सेमेस्टर की बात करें तो यहाँ पर 7वां सेमेस्टर बताया गया है। ठीक है, टाइटल, पेपर की टाइटल मतलब पेपर का नाम बताया गया है। क्रेडिट्स की बात करें तो यहाँ पर क्रेडिट्स आपके बताए गए हैं, कितने कौन से पेपर पे कितने क्रेडिट्स आपको मिलने वाले हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर पेपर का कोड भी बताया गया है। अब इसमें कन्फ्यूजन की बात यह है कि भैया आप 7वां सेमेस्टर बोल रहे हैं,
जबकि हम तो एमए में फर्स्ट सेमेस्टर में पहुंचे। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आपकी कंफ्यूजन को मैं दूर कर रहा हूं। देखिए, जब आप बीए करते हैं, क्या करते हैं, बीए करते हैं, तो बीए कितने साल का होता है, 3 साल का होता है। और 3 साल में मतलब कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो इस हिसाब से देखें तो 3 साल में आपके टोटल कितने सेमेस्टर हुए, टोटल 6 सेमेस्टर हो गए। कितने सेमेस्टर हो गए भैया, 6 सेमेस्टर आपके हो गए 3 साल में। तो आपने बीए में 6 सेमेस्टर पढ़ लिया, ठीक है। और अब क्या हुआ, जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसके अकॉर्डिंग बीए से लेकर के एमए तक के सभी जो सेमेस्टर हैं उनको एक ही मान लिया गया है। मतलब कि 6 सेमेस्टर आप बीए में पढ़ेंगे, 7वां 8वां 9वां और 10वां सिलेबस सेमेस्टर जो है आप किस में पढ़ेंगे, एमए में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो एमए का ये पहला सेमेस्टर है, ठीक है। और ओवरऑल देखें तो ये आपका कौन सा है, 7वां सेमेस्टर है। अब तो कोई कंफ्यूजन आपको रही नहीं, ठीक है। चलिए, जब आप एमए का फर्स्ट ईयर करते हैं भैया, जिसमें कि आपका पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर, या जैसे आप कहते हैं 7वां सेमेस्टर या 8वां सेमेस्टर होता है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि बैचलर का जो रिसर्च वाला पार्ट होता है वो आपका इसी में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कौन सी डिग्री आपको मिलती है, बैचलर की रिसर्च वाली जो डिग्री होती है वो आपको यहाँ पर मिलती है। और वैसे देखें तो एमए फर्स्ट ईयर की भी डिग्री आपको यहाँ पर दे दी जाती है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं पेपर्स के बारे में। जैसे कि पहला पेपर आपका दिया गया है, पेपर का नाम क्या दिया गया है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ठीक है। क्या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इस पर आपको 5 क्रेडिट मिलेंगे। पेपर की कोड की बात करें तो पेपर का कोड आपका बताया गया है A070 701T, ये आपके पेपर का नाम दिया गया है। ऐसे ही देखें तो पूरा का पेपर, पूरे पेपर का कोड एक ही है, बस यहाँ पर लास्ट में जो 1T है यहाँ पर 2T कर दिए, यहाँ पर 3T कर दिए, यहाँ पर 4T कर दिए और यहाँ पर 5T कर दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का है उसमें केवल एक एक अंक डिजिट का जो है फर्क आया है। लास्ट में जब आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाते हैं या 8वें सेमेस्टर में, तो इसमें क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर 701 चल रहा था, यहाँ पर 801, 802, 803, 804, और ऐसे जब आप यहाँ पर चाहेंगे तो 901, 902, 903, 904, और जब आप आगे जाएंगे कौन से सेमेस्टर में, आप तीसरे सेमेस्टर में जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा भैया, वहां पर आपका 1001, 1002, 1003 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखें तो पेपर का कोड में केवल थोड़ा सा ही बदलाव किया गया है। मार्क्स की बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाद में आते हैं कि सर बताइए पासिंग मार्क कितना है, एक्चुअल मार्क कितना है, मैक्सिमम मार्क कितना है, सारी चीज़ें क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर 75 प्लस 25 के हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। अब 75 आपके नंबर कहाँ से मिलेंगे, आपके लिखित के मिलेंगे। किसके मिलेंगे भैया, लिखित के आपको 75 नंबर मिलेंगे। जो 25 नंबर है ये आपके कॉलेज की तरफ से, या आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको दिया जाएगा, ठीक है। कॉलेज की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ये सारे नंबर दिए जाएंगे, 25 नंबर, जिसमें आपकी मिड टर्म की परीक्षा और साथ ही साथ जो आपका वाइवा वगैरह होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल हो जाएंगी। वो 25 नंबर, आपकी अटेंडेंस भी उसी में आएगी। तो इस तरीके से देखें तो 25 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से, बाकी 75 नंबर आपको लिखित मिलेंगे। बात करते हैं कि सर कितना नंबर पास आए तो हम पास हो जाएंगे। तो भैया 25 में से तो आपको 10 नंबर मिनिमम पाने ही अनिवार्य होते हैं, और 75 में से अगर 30 नंबर आप यहाँ पर भी पा जाते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा टोटल 40 नंबर पर, ठीक है। बट अगर सोचो कि भैया यहाँ पर 9 ही नंबर पाएँ और यहाँ पर हम 31 नंबर पा जाएँ तो फिर भी तो हमारे 40 पूरे हो जाते हैं। नहीं भैया, तब आपको पास नहीं किया जाएगा। कम से कम 10 नंबर आपको 25 में से चाहिए होंगे और 75 में से कम 30 नंबर चाहिए होंगे, तभी आपको पास घोषित किया जाएगा कि आप भैया इस डिग्री के लायक हैं, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर देखें तो पेपर नंबर 2 के बारे में, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 और साथ ही साथ पेपर नंबर 5 के बारे में भी आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ऐसे ही सेमेस्टर सेकंड में जाएंगे तो वहाँ पर भी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और साथ ही साथ 5वें पेपर में रिसर्च प्रोजेक्ट रख दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी कुछ यहाँ पर जानने की ज़रूरत है नहीं। और अब हम लोग चलते हैं सिलेबस के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर चलते हैं, सिलेबस के ऊपर चलते हैं, जो कि सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है हमारा। ये यहाँ पर आप सिलेबस देख पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, सिलेबस हमारा एमए सोशियोलॉजी का है, ठीक है। सेमेस्टर हमारा 7th है, वैसे बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर है, एमए का फर्स्ट सेमेस्टर है, जिसमें आपको 5 क्रेडिट मिलेंगे। कंपलसरी आपका पेपर है, पेपर का कोड यहाँ पर दिया गया है, और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो आपका 75 प्लस 25 बराबर 100 करके
दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? 75 + 25 = 100 करके दिया गया है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि उद्देश्य क्या रखा गया है। जो आपका ये पूरा पेपर तैयार किया गया है, पेपर का जो सिलेबस तैयार किया गया, बनाया गया है, तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो अपने मन में उद्देश्य रखा ही होगा कि जो आपको बता पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उद्देश्य बताए हैं कि अगर आप इस पूरे सिलेबस को पढ़ लेते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें समझ में आएँगी, किन-किन चीज़ों के बारे में आप जान पाएँगे, किन-किन चीज़ों को आप समझ पाएँगे। यहाँ पर पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव्स बताया गया है। हालाँकि ये सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में हैं, अगर आप इस इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हैं या इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इस जो है वीडियो के अंतर्गत हमने पहले से ही कमेंट कर रखा है, पहले से ही वादा कर रखा है कि हम पूरा का पूरा हिंदी के ऊपर चर्चा करेंगे, तो अभी हम हिंदी की तरफ भी लेकर के चलेंगे, हिंदी के ऊपर चर्चा करेंगे। बट जिनको इंग्लिश में इंटरेस्ट है वो आप इंग्लिश वाले यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं भैया, तो आपका जो पूरा पेपर है, पूरे पेपर को 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया गया है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ एंड यूनिट फिफ्थ। ठीक है, 5 यूनिट में आपके पूरे पेपर को बांट दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब भैया एक कमेंट जो बार बार आता है कि सर जी बुक्स के बारे में बताइए कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सारी बुक्स का नाम यहाँ पर एक एक करके दिया गया है, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा ही क्या किया गया है, आपको सजेस्ट किया गया है। जैसे यहाँ पे द स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजी थ्योरी, ठीक है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, इस तरीके से देखें तो यहाँ पर एक एक करके सारी बुक्स का नाम दिया गया है, लेखक का नाम भी बताया गया है। आप यहाँ से नाम को पढ़ करके एक एक बुक्स को मंगवा सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक कोई ना कोई बुक और भी चलाई जाती है जिसमें पूरा का पूरा समाहित किया जाता है, तो आप वहाँ से भी वो बुक्स मंगवा सकते हैं, जो आपकी नज़दीकी बुक स्टॉल पर मिल जाएंगी। अगर आप बुक्स से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए नोट्स वगैरह भी जारी करवाए जाते हैं। आप नोट्स, इजी नोट्स ये सब खरीद सकते हैं और आराम से उनसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हिंदी सिलेबस की ओर। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग हिंदी सिलेबस के ऊपर आ चुके हैं। सोशियोलॉजी का सिलेबस जो कि हिंदी में पूरा बताया गया है, ये जो है मैं खुद कन्वर्ट करवाता हूँ, एक एक पेपर आपका कन्वर्ट करवाता हूँ। तो इसलिए आज आपका ये जो सिलेबस है ये केवल पेपर 1 का होने वाला है। अगर आपको पेपर नंबर 2 के बारे में जानना है, पेपर नंबर 2 के सिलेबस के बारे में जानना है, तो आपको कमेंट सेक्शन में आकर के पेपर नंबर 2 लिखना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपके पेपर। देखिए कोर्स का नाम दिया गया है कि एमए प्रथम और फर्स्ट सेमेस्टर की बात की जाएगी। विषय हमारा समाजशास्त्र होने वाला है। पेपर 1 होने वाला है जिसका नाम है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। क्या है? समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य आपके पेपर का नाम है। पेपर का कोड यहाँ पर दिया गया है और पेपर आपका कौन सा होने वाला है? अनिवार्य पेपर होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं उद्देश्य के बारे में भैया। जो अभी आपने देखा था ना ऑब्जेक्टिव्स क्या रखे गए हैं, तो पेपर को जो ये पूरा सिलेबस तैयार किया गया है इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य रखा गया था। वो उद्देश्य क्या था? इस उद्देश्य के अंतर्गत बताया गया है कि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उन मूलभूत सैद्धांतिक एवं पद्धतिगत मुद्दों से परिचित कराना है जिन्होंने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में समाजशास्त्रीय सोच को आकार दिया है। मतलब बोल रहे हैं कि कुछ ऐसी मूलभूत सैद्धांतिक या फिर आप कह सकते हैं पद्धतिगत मुद्दे हैं जिनसे बालक परिचित हो सकें, जिन्होंने क्या किया 20वीं शताब्दी के पहले। ठीक है, 20वीं शताब्दी के पहले उन्होंने क्या किया, 20वीं शताब्दी के बाद उन्होंने क्या किया, समाजशास्त्रीय जो सोच थी उसको एक आकार दिया, उसको एक रूप दिया, और जो आज भी समाजशास्त्र के चिकित्सकों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे इस पाठ्यक्रम का मुख्य ध्यान संरचनात्मक, कार्यात्मक, द्वंद्वात्मक, नौ मार्क्सवाद, ठीक है, विनिमय, उसके बाद प्रतीकात्मक, अंतरक्रियावादी और सभ्यता। ठीक है, अंतःक्रियावादी और सभ्यता संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य पर होगा। मतलब बोल रहे हैं कि जो ये आपका पाठ्यक्रम है इसका ध्यान किन किन चीज़ों के ऊपर रखा जाएगा, तो इनका ध्यान जो है संरचनात्मक कार्यात्मकता पर रखा जाएगा, द्वंद्वात्मकता पर रखा जाएगा, नौ मार्क्सवाद के ऊपर इसका ध्यान रखा जाएगा। इस पूरे पाठ्यक्रम का मुख्य ध्यान इन्हीं चीज़ों के ऊपर होने वाला है। विनिमय के ऊपर, प्रतीकात्मक, अंतःक्रियावादी और सभ्यता के बाद ऊपर रखा जाएगा। साथ ही साथ संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य पर इनका ध्यान, इस पूरे पाठ्यक्रम का ध्यान इस पर खास करके रखा जाएगा। बात करते हैं पाठ्यक्रम सामाजिक संरचना को समझने में पद्धति और सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य की भी जांच करेगा। मतलब बोल रहे हैं जो पाठ्यक्रम है, ये जो सामाजिक संरचना है, इसको आज समझने के लिए जो पद्धति है और जो सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य है उनकी भी क्या कर सकता है, ये जांच करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूनिट्स के बारे में। जो आपने देखा था कि पूरे पेपर को आपके कितने 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से पहला यूनिट आपके सामने आ गया है, जिसमें हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य
परिप्रेक्ष्य के बारे में चर्चा करने वाले हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में क्या चर्चा करेंगे, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ होता है इसके बारे में जान पाएंगे, समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य की परिभाषा के बारे में और इसकी जो मुख्य विशेषताएं होती हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यूनिट नंबर फर्स्ट को भी यहाँ पर देख सकते हैं। बात करते हैं वहीं पर इकाई 2 या फिर यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। तो यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत हम संरचनात्मक कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करेंगे। संरचनात्मक कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य में हम किसके बारे में बात करेंगे कि पार्सन्स ने संरचनात्मक कार्यात्मक के परिप्रेक्ष्य को क्या कहा है। ठीक है, मेल्टन ने संरचनात्मक कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में क्या कहा है, जाफरी अलेक्जेंडर निकोलस लूहमैन ने जो है संरचनात्मक कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में क्या कहा है, इन सारी चीजों को हम इकाई नंबर 2 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बात करते हैं वही इकाई नंबर 3 के अंतर्गत। तो इसमें हम द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में जान पाएंगे, जिसमें हम जानेंगे कि द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य कार्ल मार्क्स की तरफ से किस तरीके से उन्होंने किस दृष्टि से देखा है, किस तरीके से द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य को हमारे सामने रखा है। ठीक है, उसी चीज को डाहरेनडोर्फ, ठीक है, किसने, डाहरेनडोर्फ, एथल्सर, ठीक है, उसके बाद लेविस लेविस ए कोसर, जिन्होंने संघर्ष कार्यात्मकता के बारे में बताया है। इन सभी के अकॉर्डिंग देखेंगे कि द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, इनके अनुसार द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, इनकी दृष्टि से क्या होता है, सभी की दृष्टि से अलग अलग हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगली जो यूनिट आती है चौथी नंबर यूनिट में हम क्या पढ़ते हैं, विनिमय परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ते हैं। विनिमय परिप्रेक्ष्य के बारे में क्या पढ़ते हैं, जिसमें से पहला आपका आता है जॉर्ज होमन्स के अकॉर्डिंग जो है विनिमय परिप्रेक्ष्य क्या है, विनिमय परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी क्या क्या हो सकती है उसको भी पढ़ेंगे। पीटर बालू के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे कि विनिमय परिप्रेक्ष्य क्या होता है, इसकी जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर इकाई नंबर 4 या फिर यूनिट नंबर 4 कंप्लीट होगा, हम 5 नंबर यूनिट में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम प्रतीकात्मक या फिर आप कह सकते हैं अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। और इसमें किसके बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं GH मीड के द्वारा हम देखेंगे कि प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य क्या होता है। H ब्यूमर के द्वारा जो है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य क्या होता है। नाट्यशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में जो है नाट्यशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे किनको, एर्विंग, हाँ, एर्विंग गोफमैन के। ठीक है, एर्विन गोफमैन के अकॉर्डिंग देखेंगे नाट्यशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में, जिन्होंने, तो यहाँ पर इस पे देखेंगे कि इसमें भी प्रतीकात्मक और अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य क्या होता है। इस तरीके से आपकी 5 की 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। आई होप ये आपका सारा का सारा क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।